गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तो नाम है इसका नक्सलवाद। या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यह भारत की दुखती रग है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और क्यों समस्या है, इस सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। क्या जानेंगे? तो नक्सलवाद के बारे में जानेंगे। नक्सलवाद क्या है? यह एक विचारधारा है जिसके अनुसार समाज के शोषित एवं वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग को लेकर क्या करेंगे, तो ये उग्र एवं हिंसक गतिविधियों को संचालित करने लगते हैं, हथियार उठा लेते हैं। यह विचारधारा मार्क्स, लेनिन और माओ से तुंग जैसे साम्यवादियों के विचारों से प्रेरित है। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत भारत में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित नक्सलबाड़ी गांव से चारू मजूमदार के नेतृत्व में 1967 में हुई थी। 500 वर्ग किलोमीटर में फैला पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी इलाका 3 पुलिस थानों क्या कर था, तो नक्सलबाड़ी, खाड़ीबड़ी और फांसी देवा के अधीन था। यहाँ की आबादी में ज़्यादातर आदिवासी थे जो संथाल, उरांव, मुंडा और राजवंशी समुदायों से आते थे। और चारू मजूमदार ने सिलीगुड़ी में के एक जमींदार परिवार से संबंधित होने के बावजूद 1937 और 38 ईस्वी में बीड़ी मजदूरों को संगठित करने में अपना योगदान दिया। यानी गांव के जमींदार के लैंडलॉर्ड के खिलाफ उपजा यह विद्रोह था। बाद में सीपीआई में सम्मिलित होकर 1967 में इन्हें कानून न्याय के साथ सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के उस विचार से भी प्रभावित है जिसके अनुसार भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीति जिम्मेदार है, जिसकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र एवं कृषि तंत्र पर कब्जा हो गया है, जिसे केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता था। शुरू तो इन लोगों ने किया था, लेकिन होता क्या है बाद में इन लोगों के हाथ से भी बाहर चला गया। इन लोगों का मकसद था आम जनता, गरीब गुरबा की भलाई करना, लेकिन बाद में नक्सल जो आंदोलन था यह विकृत हो गया, यह भयावह रूप धारण कर लिया। बिहार में भी एक समय था जब 38 जिलों में 15 से अधिक जिले जमुई, कैमूर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुंगेर, जहानाबाद, नवादा, भोजपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, गया एवं रोहतास भी इसके चपेट में थे। अब तो कुछ कम हुआ है। 1970-80 के दशक में बिहार इस समस्या से प्रभावित रहा। सबसे पहले बिहार में वैचारिक स्तर पर फैलाव आरंभ होता है। किसान मजदूर समर्थित साम्यवादी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों को चुनावों में अधिक मत प्राप्त होने लगे। इससे इनकी विचारधारा का प्रभाव भूमिहीन किसानों एवं मजदूरों पर पड़ा। इनके समर्थकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। ये भूमिहीन किसान मजदूर संगठित होने लगे, जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी का लाभ उठाकर नक्सलवाद जैसे अतिवादी विचारधारा इस क्षेत्र में फैलने लगा। राज्य के 38 में से 15 से अधिक जिले इससे प्रभावित थे। बिहार में नक्सलवाद आगे चलकर जातीय संघर्ष का रूप ले लेता है। 1980 से लेकर 2010 तक बिहार में विभिन्न सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटित हुई। सामूहिक नरसंहार की पहली घटना पूर्णिया जिले के रूपसपुर गांव में घटी, जहां भूपतियों ने 14 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। 1979 ईस्वी में पटना के बेलछी में 11 दलितों की निर्मम हत्या की जाती है। 1980 की ईस्वी में परसबिगहा में 11 तथा पिपरा में 14 लोग मारे गए। 1985 में नरसंहार की 3 घटनाएं, कैथी बिगहा में इसमें 11, बॉडी में 15, लक्ष्मीपुर में 12 लोगों की सामूहिक हत्या हो जाती है। यानी एक बार जो नक्सली इलाके लोग थे, यानी कुछ कहा जाए कि गरीब गुरबा थे, ये लोग सामूहिक रूप से जाकर किसी भूपति पर अटैक करते थे और उसकी हत्या कर देते थे। बदले में वह फिर बदला लेगा और वह फिर दलितों का, जो गरीब है, इनका नरसंहार कर देता था। यह एक चक्र चल गया था। 1985 में नरसंहार की 3 घटनाएं हुई थी। 1986 में अरवल में भी इतने लोग बहुत सारे मरे, ये कुछ जरूरी नहीं है कितना याद रखा जाए। 1987 में औरंगाबाद के दलेलचक वगैरह में एक जाति विशेष के 54 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। 1988 ईस्वी में जहानाबाद के मोनही नगवा में 21 और टमुही में 11 लोग मारे गए थे। 1989 ईस्वी में
धनवार बिहटा में इसे इतना नहीं जरूरी है, रोहतास सब जगह, मतलब क्या हुआ कि सारे बिहार में इस तरह की हत्याएं हो रही थी। 1991 में भी होता है। आगे देखिए, सबसे प्रसिद्ध है यह भोजपुर के बथनाही टोला में हत्या होती है, फिर हैबसपुर में और दानापुर, जहानाबाद, कितना याद कीजिएगा यह कोई मैटर नहीं है। आगे देखिए, 1 दिसंबर 1997 को जहानाबाद के लक्ष्मणपुर बाते में फिर 62 दलितों की हत्या कर दी जाती है। इसमें महिला और बच्चे सब थे। मारने वाला आएगा तो ये थोड़े देखेगा कि कौन मारा नहीं मारा, उसको तो मार देना है, बात खत्म। 10 जनवरी 1998 को वामपंथी उग्रवादियों द्वारा बाथी हत्याकांड का बदला रामपुर चौथा में 9 रणवीर सेना समर्थकों की हत्या से लिया गया था। 1999 में जहानाबाद के शंकर बिगहा में 23 दलितों की हत्या कर दी जाती है। इस साल जहानाबाद के सेनारी गांव में एमसीसी के द्वारा 38 लोगों की हत्या होती है। यानी एमसीसी यह क्या था, तो यह जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था, यानी गरीबों तुमको खोने के लिए कुछ नहीं, लूटो। और ये जो जमीन लैंडलॉक्ड था, इनके कौन था सेना, तो इन्होंने रणवीर सेना बनाया था। यानी दोनों तरफ से मुठभेड़, वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। सामूहिक नरसंहार की इन घटनाओं के कारण जाति आधारित अनेक सशस्त्र निजी सेनाओं के गठन की प्रक्रिया को बल मिला, जिसके पीछे अपनी जाति की सुरक्षा के साथ साथ वर्चस्व स्थापित करना भी प्रमुख उद्देश्य था। वामपंथी संगठनों जिन्होंने नक्सलवादी आंदोलन को राज्य में फैलाने का कार्य किया में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल, पार्टी यूनिटी एमसीसी समर्थित लाल सेना, पार्टी यूनिटी समर्थित लाल स्क्वाड प्रमुख है। आंध्र प्रदेश के पीपुल्स वार ग्रुप से संबंधित माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का भी प्रभाव चंपारण, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद जिलों में रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भोजपुर, जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभाव रहा। इस वामपंथी संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि को कम करने के लिए राज्य में भूस्वामियों द्वारा भी अलग अलग नाम से कई निजी सेनाओं का गठन किया गया था। इनमें सबसे प्रमुख था, उसका नाम था रणवीर सेना, जो समृद्ध किसानों द्वारा बनाया गया था। सनलाइट सेना 1989 ईस्वी में मुस्लिमों एवं राजपूत भूस्वामियों द्वारा बनाया गया। लौड़ी सेना 1985 ईस्वी में यादव भूस्वामियों द्वारा। ब्रह्मर्षि सेना 1981 में भूमिहार जाति द्वारा। भूमि सेना 1979 में मध्यस्थ कृषक द्वारा और कुंवर सेना 1978 ईस्वी में राजपूत समृद्ध कृषकों के द्वारा गठित किया गया था। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध हुआ, जो सबसे अधिक अगर माओवादियों से कोई फाइट करने वाला कोई समूह था तो वही रणवीर सेना था, बाकी सब तो भाग चले थे। बिहार में उग्रवाद के प्रमुख कारणों में भूमि का असमान वितरण। समान अर्थों में कहा जाए कि कोई जरूरी नहीं है कि भूमि का असमान वितरण ही है तो गरीब है। अगर ऐसी बात होती तो सिंगापुर के सारे लोग भीख मांगते नजर आते। गरीब क्यों हैं? क्योंकि सरकार की नीतियाँ उसके लिए जिम्मेवार है। गरीब कोई क्यों है? क्योंकि उसको काम करने का अवसर नहीं मिला है। गरीब क्यों है भारत में? क्योंकि भारत में जितना ज़मीन है उससे अधिक जनसंख्या है। कल्पना कीजिए, देश के पास पूरी दुनिया का 2.4% ही ज़मीन है और आबादी कितना है? 18%। और जो यह क्षेत्र का बंटवारा है यह उपनिवेशिक काल की देन है। कोई उस समय भारतीयों ने इस जमीन के बंटवारे या इस देश के बंटवारे पर ध्यान न दिया था। अगर भारत के पास भी आज 18% ज़मीन होता तो क्या होता? सारे लोगों के पास बहुत अत्यधिक मात्रा में ज़मीन होते और कोई यह वर्ग संघर्ष नहीं होता। और कहा जाए कि भारत में वर्ग संघर्ष है तो यह पश्चिम की देन है। यह यहाँ की असमानता का कारण, क्योंकि असमानता भी क्यों है? क्योंकि वह भी उपनिवेश काल का ही देन है। भूमि का पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, भूमिहीन श्रमिकों को कम मजदूरी। जब किसान के पास पैसा है ही नहीं तो वह श्रमिक मजदूरों को कहाँ से पैसा देगा? बिहार के गांवों का अपेक्षाकृत कम विकसित होना आदि शामिल है। राज्य में 80% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ पर छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या 90% से भी ज़्यादा है। इन कृषकों के पास औसतन 1 एकड़ से भी कम जमीन है। अर्थात क्या कहा जाए, ये कह सकते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या वाली बात है। राज्य में भूमिहीन श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिलना यहाँ पर नक्सलवादी संगठनों के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होने का एक प्रमुख कारण है। राज्य में भूदान आंदोलन से प्राप्त भूमि या तो बंजर है या बड़े भूस्वामियों द्वारा पुनः कब्जा में ले लिया गया।
राज्य की ज़्यादातर गैर मौजूदा जमीनों पर भूस्वामियों का कब्जा है या अब आजकल कहिए तो दबंगों का कब्जा है। इसके अलावा विगत कुछ वर्षों में नक्सली संगठनों के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के सरकारी भवनों जैसे स्कूलों, सामुदायिक भवनों, रेलवे स्टेशनों एवं रेलवे लाइनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कैमूर रोहतास क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी नामक माओवादी संगठन सक्रिय है। सरकार के द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कंबाइंड फोर्स फॉर रेजुलेट एक्शन फोर्स यानी कोबरा का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को सुरक्षा देने के साथ साथ इन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। राज्य में उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे प्रत्येक जिले में एक हथियारबंद दस्ते का गठन क्विक रिस्पांस टीम के नाम से हुआ है। पुलिस बल में सुधार किया जा रहा है। भूमि सुधार आयोग का गठन सैप की सहायता से आदि का प्रयास किया गया है और यह प्रयास कारगर साबित हुआ है। प्रत्येक जिले में एक मॉडल थाना बनाने का निर्णय लिया गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में समेकित एवं त्वरित विकास हेतु राज्य सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आरंभ किया था, जो 2006 से लागू है। सबसे पहले यह जहानाबाद जिले से किया गया था। सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम 8 जिलों के 25 प्रखंडों की 65 पंचायतों में लागू है। इस क्षेत्र में सरकार की तरफ से बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। संगठित अपराध एवं नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावकारी कार्रवाई करने हेतु मार्च 2006 में सैप यानी स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस का गठन किया गया। वर्तमान में कुल कार्यरत सैप बलों की संख्या 6500 से भी अधिक, अभी तो लगभग 40,000 हैं। 38 जिलों में महिला पुलिस थाना की भी स्थापना की गई है। एकीकृत कार्य योजना के तहत वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 11 जिले जैसे अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, मुंगेर, कैमूर, पश्चिम चंपारण एवं सीतामढ़ी जिलों में ज़्यादा तेजी से योजनाओं को पूर्ण करने पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान उग्रपंथवाद से मुकाबला करने के लिए विशेष आधारभूत संरचना योजना अंतर्गत विशेष कार्यबल के उन्नयन हेतु इन क्षेत्रों में पुलिस भवन के निर्माण हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को अधिकृत किया गया है। निर्माण की उपलब्ध राशि से विशेष बलों को प्रशिक्षण केंद्र, आवास, बैरक, वॉच टावर, हेलीपैड, मैगजीन रूम एवं मोर्चा इत्यादि कार्य संपादित किए जा रहे हैं। नक्सलवाद समस्या के समाधान हेतु राज्य में व्यापक एवं समेकित योजना बनाने की दिशा में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन 2000 में किया गया, यानी STF है। इसके आकार में विस्तार एवं क्षमता में वृद्धि से उग्रवादियों एवं संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध अभियान तीव्रताई है। वर्तमान में इसकी कुल 33 चीता इकाइयाँ कार्यरत हैं। वर्तमान कार्यबल के अंतर्गत 11 बम निरोधक दस्ते कार्यरत हैं। इनमें 9 दस्ते बिहार सैन्य पुलिस की विभिन्न वाहिनियों में तथा विशेष शाखाओं में पदस्थापित किए गए हैं। पटना जिला बल एवं रेल जिला बल पटना में एक बम निरोधक दस्ता भी उपलब्ध कराया गया है। इनके उन्नयन हेतु विशेष आधारभूत संरचना का भी विकास किया जा रहा है। इसीलिए STF प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण बोधगया में किया जा रहा है। बिहार पुलिस के स्वान दस्ता यानी कुत्तों की एक दस्ता का उत्क्रमण का प्रस्ताव भी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी रेल जिलों सहित पुलिस जिलों में डॉग स्क्वाड गठित किया गया है, जिसमें 2 ट्रैकर, 2 स्नीफर और एवं 8 हैंडलर स्वान होंगे। इसके अतिरिक्त प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के स्तर पर भी सुरक्षित स्वान दस्ते का प्रावधान किया गया है और स्वान के रखने के लिए भवन बनाया जाएगा। राज्य के उग्रवाद प्रभावित जिलों के युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास योजना शुरू किया गया। इसके तहत जमुई, औरंगाबाद, अरवल, गया, रोहतास एवं जहानाबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 2 कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य में वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यर्पण सह पुनर्वास योजना के लिए भी नीति निर्धारित किया गया है। अगर वैसे उग्रवादी या चरमपंथी जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको तत्कालिक रहायशा इकाई 10,000 10 लाख 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। अब तो यह बढ़ाकर शायद 5 लाख कर दिया गया है। वहीं जो पहले कोर वाले थे, अगर कोई मध्यम या निम्न स्तरीय वामपंथी उग्रवादी आत्मसमर्पण करेगा तो उसको 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके साथ ही उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पित हथियारों, विस्फोटकों के लिए अलग से विभिन्न प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है और उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उग्रवादियों को 4,000 रुपये दे मासिक भत्ता और अधिकतम 36 माह तक का भी प्रावधान किया गया है ताकि वह मुख्य धारा में जुड़ जाएं। इसके तहत बहुत सारे फंड का भी आयोजन किया गया है
और जो लोग इसमें आम जनमानस जिनकी हत्या हो गई, जो सामूहिक नरसंहार के शिकार हो गए, उनको 5 लाख रुपए प्रत्येक मिश्रण को दिया गया, जो अब बढ़कर 10 लाख रुपया कर दिया गया है विशेष सहायता। आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखें हम लोगों ने आज कि नक्सलवाद यह एक विचार है, इसको हथियार के बल पर हम लोग नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा अगर ख़त्म करना हो तो इसके लिए विचार, इसके लिए नीति निर्धारण, रोजगार और उनको मुख्य धारा में लाने की भरसक कोशिश की जानी चाहिए, तभी यह नक्सलवाद की समस्या समाप्त होगी। नहीं तो हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और बाद में भी इसको पढ़ा जाता रहेगा और तमाम घटनाएं आएंगी जो पेपर में, टीवी, रेडियो में, जो सोशल साइट्स पर मुख्य न्यूज बनेंगी। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।